हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग और अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी चल रही होगी। तो गाइस, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसे शेयर करें, जिससे इससे हमें हमारे चैनल चैनल को मोटिवेशन मिल सके और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के हम लोग ला सकें। तो गाइस, आज हम लोग करंट अफेयर्स के नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाल में ही किस देश ने भारतीयों की संपत्ति की जानकारी देने का समझौता किया है? तो हाल में ही स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत की सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत जो जितने भी भारतीयों की संपत्ति जितने भी भारतीयों की जैसे संपत्ति हो गए, फ्लैट हो गए, तो जितने भी स्विट्जरलैंड में वहाँ पे भारतीयों के फ्लैट हैं, उसके बारे में भारतीय सरकार को जानकारी दी जाएगी स्विट्जरलैंड की सरकार द्वारा। तो ये एक हाल में ही घटना हुई है कि स्विट्जरलैंड और भारत की सरकार के बीच एक संपत्ति के विवरण के बारे में एक समझौता हुआ है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है भारत और स्विट्जरलैंड की सरकार के बीच। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो गाइस, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हाल में ही किन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो यही भी हाल में घटना हुई है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया है। क्योंकि भूपेंद्र पटेल अब पाटीदार समाज से आते हैं, तो बीजेपी को गुजरात में एक पाटीदार वोट बैंक भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने विजय रूपाणी जी को हटा के भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया है, जिससे वहाँ पे एक जो पाटीदार समुदाय है उसका वोट बैंक भी उनको बीजेपी को अच्छी तरह से मिल सके। तो एक ये भी एक टैक्टिक्स हो सकती है कि भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने का क्या कारण है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भूपेंद्र पटेल। बीजेपी में ये है कि दो लोगों की तो बहुत ही चलती है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इनकी बात कोई ऐसा माने ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो विजय रूपाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा और भूपेंद्र पटेल जी को नया सीएम बनाया गया। और मुझे लगता है कि अगला चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ही चलते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल में ही यूएस ओपन हुआ है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड क्या है? हाल में ही इंग्लैंड की एम्मा रादुकानु ने यूएस ओपन खिताब जीता है। स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड, उन्होंने उप विजेता लैला फर्नांडिस को हराया है। तो गाइस, हाल में ही इंग्लैंड की एम्मा रादुकानु ने यूएस ओपन खिताब जीता है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की हैं एम्मा रादुकानु और 18 वर्षीय हैं, तो बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं एम्मा रादुकानु, 18 वर्षीय हैं और इंग्लैंड की हैं। तो इन्होंने हाल में यूएस ओपन खिताब जीता है। और तो पहला स्टेटमेंट सही करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उन्होंने उप विजेता लैला फर्नांडिस को हराया है। ये भी स्टेटमेंट सही है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, जितने भी वनडे एग्जाम हो गए, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन, क्योंकि 18 वर्षीय युवा महिला हैं, बहुत ही युवा हैं और इन्होंने पहली बार यूएस ओपन जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने पशु पक्षियों को बचाने के लिए एयर गन सरेंडर अभियान चलाया है? तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने पशु पक्षियों को बचाने के लिए एयर गन सरेंडर अभियान चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट गाइस।
तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल में ही केंद्र सरकार ने किस राज्य में 7 नए एकलव्य एकलव्य विद्यालय खोलने का फैसला किया है? तो ये भी केंद्र सरकार जो एकलव्य विद्यालय खोलती है गरीब बच्चों के लिए, तो उनके लिए हाल में ही केंद्र सरकार ने असम में 7 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 5 का। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 4th और 5th बोथ आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो 5th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वाड में शामिल देश हैं। तो क्वाड के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक संस्था नहीं है, एक समूह है जहाँ पे 4 देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एक साथ आते हैं अपने साझा हितों को पूरा करने के लिए। एक्चुअली साझा हित क्या है कि चाइना को काउंटर बैलेंस करना है। तो ये जो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो एक चतुष्कोणीय संरचना बन रही है, तो इन्होंने चाइना से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक समूह बनाया है जिससे चाइना को आने वाले भविष्य में काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो गाइस इसको क्वाड में जो देश शामिल है, 4 देश शामिल है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाजा BAJA, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बाजा, बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो बाजा से आप लोग क्वाड में जितने भी 4 देश हैं उसको याद रख सकते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस क्वाड का क्वेश्चन हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि एक सामरिक दृष्टि से बहुत ही जो इम्पोर्टेंट समूह है भारत के लिए क्या, सभी देशों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, भारत के लिए भी, अमेरिका, क्योंकि इस समय चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, तो एक अमेरिका ने भी भारत को साथ लेके चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की है इस क्वाड के द्वारा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, बाजा, बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर प्रदान करने वाला पहला देश हुआ है? तो गाइस 10 सेकंड लीजिए, आप लोग सोचिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर पहला देश बना है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता प्रदान की है। यानी अब ये लीगल टेंडर मतलब इसका लेन देन हो सकता है, इस करेंसी के थ्रू लेन देन हो सकता है। अगर लीगल टेंडर नहीं होता तो बिटकॉइन के थ्रू लेन देन मना था, तो उसके बिटकॉइन के जरिए लेन देन नहीं हो सकता था अगर लीगल टेंडर नहीं होता। तो बिटकॉइन एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल अगर लेन देन करना है तो ये इस बिटकॉइन का प्रयोग करके आप लेन देन कर सकते हैं। तो एल सल्वाडोर पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता प्रदान कर दी है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन इज करेक्ट गाइस। क्वाड में शामिल देश है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा क्योंकि पहले ही क्वाड के बारे में हम लोग बता चुके हैं, बस इसको ऐसे याद रखना है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बाजा से आप लोग याद कर लीजिएगा, बी फॉर भारत, ए फॉर अमेरिका, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बाजा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड है, इसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं गाइस। हाल में ही तेलंगाना राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इस योजना के तहत ड्रोन का प्रयोग करके दूरदराज के क्षेत्रों में दवा टीकों को भेजा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि हाल में ही तेलंगाना राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत हुई है। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट गाइस। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस योजना के तहत ड्रोन का प्रयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में दवा टीकों को भेजा जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर गाइस। और इसमें ये याद रखिएगा कि सेकंड स्टेटमेंट में ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा, हेलीकॉप्टर या विमान का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
जैसे आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन का प्रयोग करके आजकल कहीं कुछ भी हो रहा है, तो ड्रोन का प्रयोग करके दवा और जो टीके हैं उसको दूर दराज जिससे गांव होगा जहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो ड्रोन का प्रयोग करके दवा टीकों को दूर दराज क्षेत्रों तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। तो एक पहली बार ऐसा भारत में कुछ हो रहा है, और तेलंगाना राज्य में ऐसा हुआ केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहा है। तो केंद्र सरकार के उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से ऐसा किया जा रहा है। तो गाइस सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये याद रखना है कि ड्रोन का प्रयोग होगा, ड्रोन ड्रोन का प्रयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों में दवा टीकों को भेजा जाएगा। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसका पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले हर एग्जाम के लिए, क्योंकि तेलंगाना में पहली बार ऐसा हो रहा है ड्रोन का प्रयोग किया जाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी है आजकल वर्तमान में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ड्रोन के जरिए आजकल कहीं पे ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल में ही राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ में रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट 10th का फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। हाल में ही राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ में रखी गई, स्टेटमेंट सही है। और इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। तो गाइस बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10 के करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और चलिए थोड़ा हम लोग राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जान लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ था अलीगढ़ में हुआ था। तो एक ये भी कारण है कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की जा रही है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कि इन्होंने काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार काबुल में बनाई थी। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर करंट को हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाए तो राजा महेंद्र प्रताप ने सबसे पहले भारत के बाहर पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस कि ऐसा पूछा जा सकता है कि किस भारतीय ने भारत के बाहर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। तो आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। और कहाँ पे बनाई? अफगानिस्तान के काबुल में, जहाँ पे आज तालिबान का कब्जा है। तो गाइस राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ था अलीगढ़ में, और इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। और ये जाट समुदाय से आते हैं तो एक अपना ही अलग महत्व हो जाता है अलीगढ़ में। तो गाइस इसके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा थर्ड। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो गाइस महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जो हमने डिटेल फैक्ट बताए हैं कि इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था और इन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में एक निर्वासित सरकार की स्थापना की थी। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन करंट में तो आ ही सकता है, हिस्ट्री में भी आने की संभावना इसकी सभी एग्जाम्स में बनी रहेगी। यहाँ तक कि एसएससी पीसीएस आईएएस में भी इसकी आने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप आईएएस में भी है, पीसीएस में भी हम लोग पढ़ते हैं, और एसएससी वालों में भी आने ये करंट के हिसाब से देखा जाए तो आ सकता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो गाइस आप लोग जरा 11 सोचिए। 11 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है हम लोग की टीम ने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। इसका देखिए ज़्यादातर लोगों का आंसर ये गलत होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो गाइस 10 सेकंड लीजिए और इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इससे पहले गाइस अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम लोग को अपनी कमियों के बारे में पता चल सके। और जितनी मैंने कल बोला था कि फीमेल एस्पिरेंट्स की संख्या यहाँ काफ़ी कम है, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे फीमेल एस्पिरेंट्स हैं वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारे चैनल को हमारे चैनल को सपोर्ट करें।
तो गाइस जितनी भी फीमेल एस्पिरेंट्स है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। ये स्टेटमेंट गलत होगा गाइस, पहला स्टेटमेंट गलत होगा गाइस। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी सूची में है। ये भी स्टेटमेंट गलत होगा गाइस। तो बोथ द स्टेटमेंट आर गलत, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का 4। अब गाइस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सीजेआई होते हैं तो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो जो इसका उपराष्ट्रपति हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, इसकी जगह मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और जो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है वो तीसरी सूची में नहीं है, वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इस उपराष्ट्रपति की जगह मुख्य न्यायाधीश होगा और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी सूची में ना होकर अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख है। तो गाइस ये याद रखिएगा, 60 होगा, तीसरी सूची नहीं होगी। और अगर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख पूछा जाए तो उसका वो अनुच्छेद 69 में होगा। उसके लिए भी अलग से आर्टिकल है। राष्ट्रपति के लिए 60 आर्टिकल है और राज्यपाल के लिए 69 आर्टिकल है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। ये सभी एग्जाम्स में आ सकता है, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, हर एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग ने ये क्वेश्चन बनाया है। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में उपराष्ट्रपति की जगह मुख्य न्यायाधीश होगा, सेकंड स्टेटमेंट में तीसरी सूची की जगह आर्टिकल 60 होगा। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं गाइस। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होता है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राष्ट्रपति के जितने भी निर्वाचक मंडल होते हैं जो उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकता, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर थे विधानसभा में, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य थे। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में सचिन तेंदुलकर भाग नहीं ले सकते थे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। जैसे लोकसभा में जो जनता द्वारा चुना जाए और जो राज्यसभा में जो विधानसभा से चुन के आता है, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं। याद रखिएगा गाइस, जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन गाइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में सभी सदस्य भाग ले सकते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों चाहे मनोनीत सदस्य हों। सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य रहेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलेगा तो उसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे प्लस मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आने वाले समय में हम लोग और क्वेश्चन जोड़ेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन और धीरे धीरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जोड़ेंगे। और तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हम लोग का चैनल बहुत ही आगे बढ़े और हम लोग के चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे हम लोग आने वाले समय में अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए ला सकें।
तो गाइस इसे आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन बना के लिख लिया करिए, जिससे आने वाले भविष्य में आप लोग को रिवाइज करने में आसानी हो। तो गाइस वी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।